Good evening, a very good evening to our master, Dr. Samuel Henneman sir, Dr. M.L. Sehgal sir, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our all respected mentors and IHF family members. जैसा कि आप सबको पता है, हम हमारे बिलवड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेलिब्रेशन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर पूनम बत्रा मैम ने अपने 2 केस प्रेजेंट किए हैं, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर पूनम बत्रा मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। Thank you, sir. Namaste to all the members. नमस्ते मैम, नमस्ते। So, namaste to all the participants. My deep gratitude to Dr. Henneman. Dr. Henneman का भी 2 जुलाई को ही उनकी पुण्यतिथि हुई है, तो उनके लास्ट वर्ड्स सबको ही पता है, I did not live in vain, which is very true. और हम सब होम्योपैथ्स भी, मुझे लग रहा है हम सबका भी यही मिशन होता है या एम होता है कि हम अपनी लाइफ टाइम में जो प्रोफेशन हमने अडॉप्ट किया है, जिस प्रोफेशन में हम हैं, उस प्रोफेशन से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचा पाएँ, उनकी सिकनेसेस को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी ट्रबल्स को रिलीफ दे पाएँ। तो हम भी शायद ये कह पाएंगे कि वी डिड नॉट लिव इन वेन। एंड सेकेंडली, डॉक्टर मोहंती सर का हम बर्थडे मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर हिज टीचिंग्स, जो अब तो यूट्यूब पे और उनके लेक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल द मेंबर्स एंड ऑल द मेंटर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रैटिट्यूड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो अपनी लिटरल थिंकिंग से बाद में कभी कभी लगता है कि अरे हम ऐसे भी सोच सकते थे अपने केस में, ये वाला भी पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप सब पार्टिसिपेंट्स का भी many थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड that he has given us the opportunity कि हम होम्योपैथ्स बने और होम्योपैथी को और अपने प्रोफेशन को फैलाएं और एक अवेयरनेस क्रिएट करें सोसाइटी में that homeopathy is not an alternative but it can go with the mainstream. तो प्रवीण सर, आप वो मेरा जो पहला वाला केस है, आप उसकी ऑडियो डाल देंगे? चलाना है मैम, उसकी ऑडियो डाल दीजिए। ओके जी मैम, मैं करता हूँ शेयर। उससे पहले मैं एक ये बोल रही हूँ कि एक फर्स्ट वाला तो एक्यूट केस है और जो सेकंड वाला है वो तो PCOD का क्रॉनिक केस है, बट शी केम टू मी कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो दैट इज एक्यूट फेज ऑफ द क्रॉनिक केस। तो यहाँ पर हमने जो मैंने कंसिडर किया वो मोस्ट प्रोमिनेंट परसिस्टिंग और प्रेजेंट सिम्टम्स को ही लेके जो मैंने मेडिसिन का सिलेक्शन किया, तो वंडरफुल रिजल्ट्स आए। तो हमें कभी कभी जो हमारे दिमाग में किसी रेमेडी को लेके पिक्चर चल रही होती है और वो जो हमारे केस हमारे सामने होता है और उसका एक्यूट जो प्रेजेंटेशन होता है वो टोटली मैच ही नहीं करता, तो हम सोच ही नहीं सकते कि ये रेमेडी भी, अगर हम केस को फील से देखें तो हम नहीं सोच सकते कि ये वाली रेमेडी भी आएगी। तो सर प्लीज आप फर्स्ट केस का ऑडियो चला दीजिए। क्या हाल है बताओ, क्या हो गया? जुकाम और बुखार दोनों ही है। हाँ, तो मेरी नाक भी बंद हो रही है। दोनों बंद है। अल्टरनेट होती है, कभी राइट होती है, कभी लेफ्ट होती है। अच्छा, तो सारा दिन ब्लॉक रहती है या किसी टाइम ज़्यादा ब्लॉक होती है? जब मैं लेटती हूँ तब ब्लॉक हो जाती है, तब
वीकनेस से होती है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इसको सोच के, मन में क्या आ रहा है? मुझे अच्छा नहीं लगता बीमार रहना बिल्कुल भी। क्या मेरा लगता है? शेड्यूल बिगड़ जाता है पूरी तरीके से, मैं कोई काम करने का मन नहीं करता। अच्छा, और क्या लग रहा है? काफ़ी थका थका लगता है मुझे, अच्छा, और कुछ करने का मन नहीं करता। और क्या आ रहा है इसको सोच के मन में? मुझे बीमार रहना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्या लगता है? कि क्यों बीमार हो गई मैं। ठीक हो जाऊं? हाँ। अच्छा, बस इतना ही लग रहा है? This is a case of 19 years old girl. सर वो छोड़ है। दीजिए दूसरा। सर उसको बंद कर दीजिए बस। हाँ, तो Yes, दिस ma'am. इज द फर्स्ट केस। और ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर है ये इधर। हाँ सर वो बंद कर दिया आपने? हाँ जी। तो ये जो केस है ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उन्होंने अभी 25 में ही पास आउट किया है। हमारे यहाँ अलीगढ़ में एक होम्योपैथिक कॉलेज है, तो वहाँ से शी डिड हर ग्रेजुएशन। तो शी वांटेड टू कम टू मी टू जस्ट हैव द फील, और इसको मालूम था कि मैं माइंड टेक्निक पे करती हूँ, तो शी केम टू मी। शी वाज सिटिंग विद मी फॉर अ फ्यू डेज। तो ये तो एक दिन मैंने आई जस्ट आस्क कि आज यू आर नॉट लुकिंग वेल, तो क्या हो गया? तो शी डिस्क्राइब दिस। तो ये होल केस है। तो आप अच्छे हैं इनपुट सबके, बट इस केस में रेमेडी नहीं आई है, तो आप ट्राई करिए। कोई अपना इनपुट देंगे? Yes, ma'am. Remember, आपका इनपुट दीजिए प्लीज। हेलो मैम, नमस्ते। हेलो हाँ मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ जी अश्विनी मैम आपकी आ रही है, अब आ रही है आपकी। हाँ जी बोलिए। मैम मुझे ये ना मैम एक बोलिए। हाँ मैम, मुझे ये लगा कि ये जो लेडी है उसको जो काम नहीं पसंद है बीमारी में। और सेकंड थिंग ऐसा लगा कि मैम हेलो। आपकी आवाज़ हाँ नहीं आ रही मैम। हेलो। हाँ मैम, अभी आ रही है? हेलो। अब आ रही है हाँ जी। हाँ मैम, इसको हाँ जी आ बिजनेस रही है अगर मैम, बोलिए। और इसको ना बीमार रहना पसंद नहीं है, तो मुझे ऐसा समझा कि इसको एक तो हाँ लाइट रहना है या बीमार नहीं होना है, कुछ तो एक्टिव रहना पसंद है, ऐसा लगा मुझे। तो मुझे ना मैम एक तो बेलाडोना का भी एक ये आया था मन में, लेकिन शायद ना फॉलोअप में पेशेंट ने बोला है ना वो पहले से बेलाडोना एकोनाइट लेती थी, तो थोड़ा फर्क पड़ता था लेकिन खाती रहती थी, लेकिन इस बार शायद बेला नहीं दिया होगा आपने। ये तो एक समझ में आया। एक तो सेकंड थॉट ना लैकेसिस हो सकती है मैम, एक थॉट आया मन में। थैंक यू मैम। अच्छा ओके ओके मैम, थैंक यू। ने और बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते उमेश हाँ सर, मैम, बताइए। एक तो पेशेंट बोल रही है कि मुझे बीमार रहना पसंद नहीं है, तो अपने आप को बीमार कहीं ना कहीं हाँ समझ रही है। तो डिल्यूजन सीकिंग, और इसकी वजह से बस कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो बिजनेस एवर्जन और लाफिंग स्पीकिंग व्हेन और लाइंग डाउन एग्रावेशन। मैम उसके आधार पे तो पल्सर आ रहा है, तो पल्सर मत देंगे मैम, और बाकी कुछ नहीं। इस अच्छा चलिए थैंक यू। लेकिन इसमें ना आप लाफिंग स्पीकिंग मैन मत लीजिए। वो जी मैम। कभी कभी ना आप देखोगे कोई कोई पेशेंट ना थोड़ा सा करते समय थोड़ा सा हंस देते हैं, लेकिन जी मैम। ऐसा नहीं है, इसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। जी मैम। जी मैम। हाँ ठीक, इसको थैंक यू। इग्नोर करिए। हाँ थैंक यू। जी और बताइए। हाँ जी और बताइए। इसको हम जल्दी से करते हैं क्योंकि एक्यूट केस है, फिर दूसरे वाले केस में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी रेमेडी भी मैं थोड़ी सी बताऊंगी। जी मैम।
अगर कोई नहीं बता रहे हैं तो जिसका केस है शी इज प्रेजेंट है, वो खुद ही बताएंगी। वो डॉक्टर प्रेजेंट हैं आज। वो एक्चुअली शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस के लिए। वो आगरा में रहती हैं, तो अभी वो आगरा में, तो शी इज़ पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम देयर। she will tell you about her case। कर ले, और किसी को नहीं बताना। अब ऐसे रेमेडी आई भी नहीं है तो मेरे ख्याल से वही बता दें तो ठीक है। ठीक है प्रवीण सर, बताइए। मैम एक थॉट ना आर्सेनिक का भी आया था मन में। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं आप सबको बता रही हूँ, जो रेमेडी मैंने जब इसका केस लेना शुरू किया था तो मुझे नहीं मालूम था कि कौन सी रेमेडी आएगी। लाइक आई वॉज जस्ट अनप्रेजुडिस्ड। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि क्या निकलेगा, बट वो जो रेपर्टराइजेशन के बाद जो रेमेडी निकल कर आई और मैंने जब दी तो मुझे भी डाउट था कि पता नहीं ये वाली रेमेडी से ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसे केस में कभी यूज़ ही नहीं की। रादर वो मेरे लिए बिल्कुल एक स्ट्रेंज निकल के आई वो रेमेडी, बट इट रियली वर्कड। और एक मज़े की बात ये थी कि जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम्स थे वो भी उस रेमेडी ने कवर किए, तो आई वॉज डबली श्योर। और फॉलो अप वो खुद ही बता देंगी, वैसे वो प्रेजेंट है। डॉक्टर कृति, आर यू देयर? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। डॉक्टर कृति प्लीज आप बताओ। आप वीडियो कॉल पे मेरी आ आवाज सकते आ हो? रही है? हाँ, आप वीडियो कॉल पे आ सकते हो कृति? मैम नेटवर्क थोड़ा पुअर है, मैं ऑडियो में ही अच्छा बोल कोई रही बात नहीं, ओके ओके, आप ऐसे ही बोल लो। चलो, आपको क्या लग रहा था वो बताओ, क्या रिब्रिक्स मैंने लिए थे और क्या हुआ था, आप ही बताओ। मैंने इसमें जैसे बोला था कि मुझे बीमार रहना पसंद नहीं है, तो उसके लिए जो रुब्रिक लिया था मैम ने वो लिया था माइंड डिस्टर्ब एवर्स टू बी। और वो फिर मैंने ये जो वाला रुब्रिक लिया था रिकॉर्डिंग आपका। बोली थी कि हाँ, और जो मैंने रिकॉर्डिंग बोली थी कि मुझे बहुत थका थका महसूस होता है, मतलब मुझमें कमी लग रही थी एनर्जी की, तो उसके लिए मैंने दिया था माइंड पुअर बी। माइंड क्या लिया था? पुअर बी। पुअर फील कर रहे थे ना आप? हाँ, तो पुअर लिया था हमने, ठीक है। और मैं मैम से ठीक होने के लिए बोल रही थी कि मुझे ठीक होना है, ठीक कर दीजिए, तो उसके लिए माइंड लाइट डिजायर फॉर लिया था। माइंड लाइट डिजायर फॉर। लाइट डिजायर फॉर, हाँ। आप ये वाला ना, ये तीनों का, और 2 हमने वो फिजिकल सिम्टम्स भी लिए थे ना। 2 जनरेटिव के लिए को, जिसमें नोज का ऑब्स्ट्रक्शन था अल्टरनेटिव साइड में, और एक हाँ, नोज ऑब्स्ट्रक्शन था जब एजुकेशन होता है लाइन डाउन करने, तो टोटल 8 रुपये लिए थे। तो क्या रेमेडी आई थी? बैम्बूसा एमरीडिसिया, हाँ, बेबूसा। जिसको मैम ने बैम्बूसा 30 को वाटर डोज में लिया था एट द इंटरवल ऑफ 20 मिनट फॉर 2 days। हाँ हाँ, 1 डे, फॉर 2 days। हाँ, और 3 डेज, और 2 days 2 days 4 डेज। अच्छा ठीक है, तो उसका 2 फिर days आपने मेरे को 2 नेक्स्ट डे days में दिया था। मैम आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बताओ। फिर उसके लगभग 3 दिन बाद मैं ठीक हो गई थी पूरी तरीके से। मुझे जैसे आमतौर पर बुखार की बात खाली हो ही जाती है 15 या 20 दिन के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे खांसी हुई है। सो और पहले मुझे हमेशा होती बुखार थी भी बहुत खांसी, इस जल्दी बार जल्दी आपको नहीं आता? अच्छा, मुझे बुखार भी बहुत और जल्दी जल्दी आता सबसे था, आप लेकिन अभी मैं क्या क्या कह रहे?
मुझे बैलेंस फ्लो बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है, लेकिन अभी तो जब तक दवाई ली है तब तक 3-4 महीने तक मुझे हुआ नहीं है, लगभग 3 महीने हो गए हैं। ये कब का? हमने अप्रैल में था ना आपका केस? मार्च का था। है मार्च? हाँ, आप मार्च मेरे में पास हुआ कब था। आते थे? मार्च में, अप्रैल में? मार्च में। मार्च में। तो दिस इज अच्छा, मार्च के बाद आपको कोल्ड नहीं हुआ है जो जल्दी जल्दी नहीं। होता था? ओके, हाँ। ठीक है। थैंक यू कृति, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ, तो मैंने 3 रूब्रिक्स लिए थे, लाइट डिजायर, डिल्यूजन पुअर और डिस्टर्ब डाइवर्स टू बी। तो 3 ही लिए थे और 3 लगा के यही रेमेडी आई थी। और 2 हमने नोज ऑब्स्ट्रक्शन अल्टरनेट साइड्स और नोज ऑब्स्ट्रक्शन फर्स्ट लाइन डाउन। तो ये 5 रूब्रिक्स को बैम्बूसा कवर कर रही थी। तो शी बिकेम बेटर विद, रादर शी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम आफ्टर दैट, और अब ठीक ही चल रही है। तो इसमें हमने कुछ नहीं सोचा कि अगर हम क्लासिकल वे में देते या फिजिकल पे देते तो ड्राइनिया, जलसीमियम की, या इरिटेबल हो रही है, या डिस्टर्ब नहीं होना चाह रही है, रेस्ट चाह रही है, या मैं थर्स्ट पूछती उसको, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। तो दैट वाज टोटली ऑन प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रोडोमिनेंट सिम्टम। तो इट गिव अ वंडरफुल रिजल्ट। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मैम ये डिल्यूजन पुअर का एक बार सुनते नहीं इसको। डिल्यूजन, हाँ डिल्यूजन पुअर ना, उसको एक तो उसको बहुत बुरा लग रहा था अपने लिए। जैसे उसने बोला ना, मुझे अच्छा नहीं लगता बीमार होना, मतलब उसके पास जो उसकी हेल्थ है वो उसकी वेल्थ है। अब उसकी हेल्थ खराब है तो उसको एक पुअर की फीलिंग आ रही है। तो मैंने उसकी शक्ल से भी देख के देखा था कि बहुत डल फील कर रही है। तो उसको मैंने पूछा था कि तुम्हें बुरा लग रहा है अपने लिए? तो आई वांटेड टू वेरीफाई दिस रूब्रिक, क्योंकि डॉक्टर है वो भी। तो मैंने उसको पूछा था स्पेसिफिकली कि तुम्हें ऐसे पुअर वाली फीलिंग तो नहीं आ रही? क्योंकि मेरे को रूब्रिक्स लगाने थे, तो मेरे मन में पहले आया कि इसके हो सकता है इसको ऐसा फील हो रहा हो कि ये कह रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा। तो जब हमारे मन में ये वाली फीलिंग होती है तो हमें अपने लिए बहुत पुअर फील होता है। आप खुद सोच के देखो, जब हम बीमार होते हैं तो कुछ कर नहीं पाते हैं, हेल्पलेस हो रहे होते हैं, काम नहीं हो रहा होता और डिस्टर्ब फील कर रहे होते हैं, तो अपने लिए कुछ पुअर सा लगता है कि अपनी अपनी जो कंडीशन है वो वैसी वाली फील होती है, पुअर वाली। तो इसलिए मेरे मन में आया था। और उसने बोला भी था कि हाँ मुझे कुछ कुछ ऐसे लग रहा है कि मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है हेल्थ वाइज, इसलिए मैंने पुअर लिया। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। और हेलो। जी मैम, हाँ जी, आपने ये डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, आप इसको कैसे आप इस केस में लिए मैम? मुझे लगता है कि जो हम बिजनेस एवर्जन लिए हैं उसके रिप्लेस में आप जो है, मतलब जो है आप ये डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग लिए हैं आप। हाँ मैंने डिस्टर्ब, मतलब उसने बोला ना कि मैं जब बीमार हो जाती हूँ तो मेरे मेरे सब काम रुक जाते हैं, मतलब मैं बीमार नहीं होना चाहती। उसने कहा कि मैं बीमार नहीं होना चाहती, इसका मतलब जो बीमार हुई है तो बीमारी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया है, इसलिए मैंने लिया डिस्टर्ब डाइवर्शन। जी मैम, क्योंकि पेशेंट ने कहा कि जो है कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। जब हाँ भी मैं बीमार रहती हाँ, हूँ ना क्योंकि तो क्यों कुछ नहीं करने हो की रही वो? इच्छा नहीं होती है। हाँ, जी मैम। तो इच्छा उसकी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो बीमार है और वो क्या चाह रही है। उसने बोला ना मेरे को बीमार होना अच्छा नहीं लगता। मैंने जी पूछा मैम। क्यों? कि मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे अलीगढ़ में ये रुकी हुई है अपना, उस टाइम पे ये अपनी प्रिपरेशन के लिए रुकी हुई थी यहाँ पर, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपरेशन कर रही है, तो आगरा में इसका घर है। तो ये यहाँ पर इसको लगता है कि मैं बीमार होंगी तो मेरा सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये सब डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, इसलिए। जी मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ, ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है इसमें? और फिर लास्ट में इसने बोला ना कि मैंने उसको बोला अच्छा क्या लग रहा है, तो बस ठीक ठीक हो जाऊं। तो इसने कुछ लास्ट में बोला था, तो मैंने कहा अच्छा ये लग रहा है ठीक हो जाऊं। तो इसको मतलब लाइट चाहिए कि मैं जल्दी से ठीक होके और फिर अपना रूटीन में आ जाऊं, इसलिए मैंने वो लाइट डिजाइन लिया।
तो इसमें हमने कुछ भी, इवन आई वॉज नॉट प्रेजुडिस्ड, आई डिड नॉट हैव एनीथिंग रिगार्डिंग वेम्बूसा इन माई माइंड। तो ऐसा भी होता है क्योंकि वो रेमेडी का हमें नहीं, वेम्बूसा हम कुछ किसी और तरीके से सोचते हैं कि उसको सपोर्ट चाहिए या वो हेल्पलेस फील करती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी फील नहीं थी, लेकिन वो एक्यूट फेज में वो रेमेडी का ये वाला एस्पेक्ट था। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। तो सर ठीक है, नेक्स्ट केस सर लगा दीजिए। इसकी मीनार की 11 इयर्स में हुई थी और तब से इसको डिलेड पीरियड्स की प्रॉब्लम है और बीच बीच में 3-4 मंथ्स के लिए। क्या हाल है बताओ, क्या हो गया? दिस इज अ केस ऑफ 19 years old गर्ल जिसको PCOD है। इसकी मीनार की 11 इयर्स में हुई थी और तब से इसको डिलेड पीरियड्स की प्रॉब्लम है और बीच बीच में 3-4 मंथ्स के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेती है और फिर पीरियड आ जाता है, फिर छोड़ देती है। और शी केम टू मी ऑन 26th of June। तो फर्स्ट टाइम शी केम टू मी। तो इसने मुझे बताया कि मेरे को 9 जून से पीरियड आया, जो कि अपने आप ही आया था बिना दवाई के, और उससे पहले जनवरी में आया था। लेकिन ये जो अभी 9 जून वाला पीरियड है, ये अभी तक ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है और क्लॉट्स भी आ रहे हैं और मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है। ब्लड जो है उसके साथ क्लॉट्स भी आ रहे हैं। तो मैंने पूछा, शी वॉज लुकिंग ओबेस, तो मैंने पूछा तुम्हारा वेट कितना है? तो मैंने वेट लिया क्लिनिक में, उसका 70 kg वेट था। तो मैंने पूछा अभी इसको लेके मन में क्या आ रहा है? तो बोली पहले भी ज़्यादा ही होते थे, जब भी आते हैं पीरियड्स काफ़ी टाइम बाद आते हैं गैप से, तो ज़्यादा ही होते हैं, 15 दिन तो रहते ही हैं। और इस बार तो ज़्यादा दिन हो गए हैं और कंट्रोल भी नहीं हो रहा, पेन भी हो रहा है, बॉडी पेन्स भी हो रहे हैं और दिक्कत पहले भी रहती है और अभी क्योंकि ज़्यादा हो रहे हैं तो कंट्रोल नहीं हो रहे। और मैंने ऑब्जर्व किया कि उसके फेस पे एक्ने भी थे। तो शी वॉज अ डायग्नोज्ड केस ऑफ PCOD। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा वेट इतना है तो तुम अपने वेट के लिए कुछ नहीं करते हो, क्या करते हो? तो शी सेड कि मैं अपने वेट के लिए कुछ नहीं करती। तो मैंने ऐसे खाने पीने के बारे में पूछा तो बोली हाँ, बाहर का खाना भी खा लेती हूँ। तो दैट वॉज ऑल। आई गेव हर मेडिसिन। 1 वीक बाद वो दोबारा आई कि मेरी तो ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है, चली आ रही है ब्लीडिंग तब से, अब तो ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है। तो इस बार उसकी मम्मी भी साथ में थी। तो मैंने उसको पूछा पेशेंट को, तो क्या लग रहा है अभी? बोली बस अब तो बंद हो जाए, ब्लीडिंग बंद हो जाए बस अब। तो उसकी मम्मी फिर बीच में बोलने लग गई कि आपने जैसे इसको खाने के लिए कुछ बताया था डाइट के लिए, लेकिन ये इसको खाने पीने का बहुत शौक है, ये इसको घी के साथ पराठे चाहिए। और मैं जब इसको बोलती हूँ कि तुम्हारा वेट इतना है, इसको ध्यान क्यों नहीं देती हो, तो इसको अच्छा नहीं लगता, सुनती नहीं है। और ये बोलती है कि बनियों के बच्चे अच्छे लगते हैं, मोटे मोटे, वो खाते पीते हैं, मोटे होने का मतलब है कि खाते पीते घर के हैं। और फिर मैंने उसकी मम्मी को पूछा कि आप थोड़ा इसकी नेचर के बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया कि ये घर का कोई काम नहीं करती, लेकिन ऐसा भी नहीं है, जब मैं बीमार थी पीछे तो ये सारा काम ये कर रही थी और ये छोटे बच्चों से भी बहुत प्यार करती है। तो मैंने पूछा कि इतना इसको प्रॉब्लम है पीरियड्स की, PCOD की, तो ये बीच में गैप क्यों कर देती है मेडिसिन का? इसने अब तक खाई क्यों नहीं मेडिसिन रेगुलर? होम्योपैथी तो ये पहली बार लेने आई है। तो उन्होंने कहा कि ये कहती है कि इसको परवाह नहीं है कि पीरियड आए ना आए। और मैंने फिर उसको पेशेंट को पूछा कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? गर्ल्स को तो लगता है पीरियड्स एवरी
मंथ आने चाहिए। तो बोली पीरियड्स में दिक्कत होती है इसलिए ना ही आए तो ठीक है। और फिर इसकी मम्मी बोली कि इसको घूमने का बहुत शौक है और हम कहीं से ट्रैवल करके आए हैं थोड़े दिन पहले ही, और अब ये फिर नेक्स्ट ट्रिप का प्लान बना रही है कि फिर से घूमने जाना है। और फिर उसकी मम्मी ने बताया कि इसको मेकअप करने का बहुत शौक है, ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होती है, डेली इसको अपने मेकअप का कुछ कुछ खरीदती रहती है मेकअप का सामान, और नए कपड़े भी इसको चाहिए। तो वो बड़ी शौकीन लड़की है और खाना भी बनाने का इसको शौक है। तो इसकी मदर ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी और उन्होंने ये बताया कि ये हर रोज़ इसको बाहर का खाना चाहिए, इसको पर ये ऐसे खाती है मोमोज़, और ये रोज़ मंगवा के बाहर का ही खाना इसको पसंद है, घर का खाना कम पसंद है। ऑल्दो खाना बनाने की शौकीन है, फिर अपनी मर्ज़ी से वही खाने बनाती है जो इसको पसंद है वैसे वाले। और आज भी ये अभी मुझे बोल कर आई थी कि हम जब वापस दवाई लेकर जब हम जाएंगे तो मैं रास्ते में कचौड़ी खाऊंगी। रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने उसको पूछा अभी फ़ोन करके, तो शी सेड कि नहीं अभी मुझे बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हो रही है। सो दैट इज़ द केस एंड यू प्लीज़ एनालाइज। आवाज़ हाँ, तो पूरी तरीके से ठीक हाँ जी। है। और इनके बाद में 2 हो दिन गया और सर, हो गया हाँ। जी मैम। और अभी इसने मुझे आज अपना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी भेजी है। ये अलीगढ़ से थोड़ा 50 किलोमीटर दूर एक खैर टाउन है, ये वहाँ पर एक डॉक्टर है शर्मा, उन्होंने इसको रेफ़र किया था मेरे पास। तो ये इसने अपनी रिपोर्ट भी भेजी है उसमें पीसीओडी, क्योंकि इसने शायद लास्ट टाइम पता नहीं कब कराया होगा, तो आई आस्क्ड हर टू गो फॉर द टेस्ट ऑल्सो। तो ये अभी तो ब्लीडिंग बंद करने के लिए ही आई थी मेरे पास। अब ये आएगी नेक्स्ट वीक। अभी 2 जुलाई को आई थी ये, और अभी इसकी उसी दिन ही बंद हो गई थी। इसके हाँ जी बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो दर्शनी मैम बताइए। मैम मैम मुझे ना ये लड़की बहुत ऐसे हिडलेस लगी ना, इतने इंस्ट्रक्शन दे रहे थे मैम। मुझे ना ये लड़की हिडलेस लगी क्योंकि इतने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इतना परहेज करने को बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी केयर नहीं ले रही ना, तो मुझे हिडलेस लगा। सेकंड ना मैम एक गवर्नमेंट एक रुब्रिक लगा, और थर्ड कि ये ना अम्यूजमेंट डिजायर वाली है और ट्रैवलिंग डिजायर वाली है। मैम अगर ये रूब्रिक लेते तो लैक्टेसिस आ रही है, लैक्टेसिस आ रही है, लेकिन ना एक ऐसा लगा कि लैक्टेसिस कुछ टाइम बाद ना कॉशियस केयरफुल हो जाता है, लेकिन ये लड़की हुई नहीं। तो एक डाउट है लैक्टेसिस होगी अभी या नहीं, लेकिन रूब्रिक से तो आ रही मैम। थैंक यू मैम। गुड। हाँ जी जी मैम। उमेश सर आप बताइए। हाँ मैम, एक तो पेशेंट जो है बिंदास लग रही है, क्योंकि उतना हेल्थ को लेके भी कोई कॉन्शियस नहीं है। आपने रिस्ट्रिक्ट भी किया था तब भी पेशेंट खाई जा रही थी, प्लान बनाई थी कि हमें खाना है जाके बाहर, हाँ तो दिमाग में इसको लेके कोई टेंशन नहीं कि मेरी दवा चल रही है, हेल्थ प्लस हो रहा है, 70 केजी है, ठीक है, तो अपने वो फ्लो में बह रही है। तो एक तो बिंदास तो लगी रही है, उसके साथ में घूमने फिरने वाली है, ठीक है, हर एक चीज की शौकीन है, पहनने ओढ़ने लेके सारी चीजें, यहाँ तक कुकिंग की शौकीन है। तो मैम उसके आधार पे मैम लैक्सिस लग रहा है, और डीडी मैम मर्कसॉल। जी थैंक यू मैम। आप फर्स्ट क्या देंगे आप? लैक्सिस लैक्सिस जी, डीडी मर्कसॉल जी मैम। ठीक ठीक। और बताइए। हेलो मैम। मैम हाँ जी भरत सर बताइए। मैम इसमें पूरे केस में एक तो ये थोड़ी हीडलेस लगी, बहुत अपना चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, कभी भी आती है कभी भी दवा लेती है, तो हीडलेस है। एक जी थोड़ा मेरे पास तो हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास तो एक पहली बार ही आई है। हाँ, और एक गवर्नमेंट है, हाँ खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, जो खाना है खा रही है। एक ट्रैवलिंग डिजायर है,
पूरे केस में कि ट्रेवल इसको थोड़ा शौक है। और एक कहीं ना मेरे को फॉपिश लगी, तो वहां तो जाके लेकेसिस लगते हैं, लेकिन जो लेकेसिस का वही चीज है कि थोड़ा कॉशियस हो जाता है जब थिंग्स थोड़ी डिरेंज होती हैं। यहाँ पे कॉशियस फिर भी नहीं है इसको ये चीज। और एक किल डिजायर है, किल डिजायर में भी दोनों है, लेकेसिस और मर्क। तो सब मैम मेरे लेकेसिस और मर्क के आ रहे हैं डिफरेंशिएशन में। बट अगर आप फॉपिश की तरफ जाऊंगा तो लेकेसिस है, लेकिन अगर फॉपिश को छोड़ते हैं तो मैम फिर मर्क होगी मैम। वापिस क्यों लिया आपने? मैम ये बोल रहे इसको बहुत सज मतलब ना ड्रेसिंग और ये सब चीजों का बहुत शौक है, जैसे घर में ना ड्रेसेस पहनना या अलग अलग चीजें करना, तो उसको देख के फॉपिश अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर मैं मर्क होगी मैम फिर। फॉपिश तो होता है जो बहुत भड़कीले कपड़े पहनता है, ओके मैम। वो फॉपिश बट है। लेकिन लेकिस और मर्क में ही है मैम। थैंक यू। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो कौन सा पॉइंट होगा? मैम मर्क ये है कि थोड़ा एकदम ही जैसे कॉशियस में नहीं है, तो मैम ये कॉशियस नहीं लग रही, तो वहां देखते हैं तो मैम फिर मर्क की साइड जाता है। और अगर हम फॉपिश हटाते हैं तो डेफिनेटली फिर मर्क की साइड जाएगा मैम। ठीक है। और मुझे ये फ्रिवुलस लाइट, बहुत लाइट डिजायर फॉर वाली लग रही है मुझे, बेलाडोना की फीलिंग आ रही है मुझे तो फील वाइज। अच्छा, लाइट डिजायर क्यों लगी आपको? उसने कहा नहीं कि अगर पीरियड ना आए तो भी अच्छा है, मुझे बहुत उलझन होती है तो बहुत लाइट रहना चाहती है। ये इस पॉइंट पे मैं बेलाडोना में मेरी आ रही है। ठीक है, गुड। और बहुत अच्छा हो रहा है, बताइए। और गुड इवनिंग गुड इवनिंग सिमरन मैम, बताइए। मैम। इस केस में अब मतलब मर्क और लेकेसिस में डिफरेंशिएट करने के लिए एक पॉइंट और भी है कि ये बच्ची को ना डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर भी है। एक तो वो बहुत ओबेज है, फिर भी उसको खाने का बहुत शौक है, मतलब वो खाती है। अभी भी बोली कि आपके यहाँ कंसल्टिंग के बाद वो कचौड़ी खाएगी। दूसरा डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर वहां भी लगा कि उसको लगता है कि ये पीरियड्स नहीं आने चाहिए, मतलब पीरियड्स उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि पीरियड्स नहीं आने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो ये दो चीज भी, मतलब मेरी भी चार्ट में ये दो ही आती थी, लेकेसिस और मक्सल। लेकिन मक्सल से ये मतलब मक्सल में ऐसा होता है ना, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर रहता है, और लेकेसिस एक पॉइंट पे थोड़ा कॉशियस हो जाता है। तो मेरे दिमाग में मैम ये थोड़ी सी डिफरेंस। मैम रेमेडी तो ये दो ही है, मतलब फाइनल रेमेडी पे नहीं बोल रही, लेकिन अगर डिफरेंशिएट करना हो तो मक्सल को डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर होता है। और मुझे इसमें उसका ये लग रहा था कि इतना मतलब ओबेस है, 19 साल की बच्ची की 70 किलो वजन है, उसको पता है कि ये प्रॉब्लम देगी, फिर भी वो खाती है। और दूसरा, उसको पीरियड्स नहीं लाने हैं, उसको मतलब 19-20 साल की बच्चे को तो पता है कि पीरियड्स आने चाहिए और नहीं आएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बट यहाँ पे भी उसको डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर है। बिल्कुल, आप ये देखो उसको कौन सी जून, 9 जून से उसने बोला मेरे को पीरियड्स आ रहे हैं, और वो मेरे पास 26 को आई है। और यस मैम, हाँ पहले ये एक पॉइंट है। हाँ, बोली पहले भी मेरे 15-15 दिन तक आते हैं, और अब मुझे लग रहा है अगर 15 दिन में इसके खत्म हो जाते तो अभी भी नहीं आते। अब इसके 26 जून को मेरे पास आई तो ऑलमोस्ट अराउंड 20 डेज हो गए, और फिर 1 वीक तो इसको आराम भी नहीं आया, तो ये 2 जुलाई को दोबारा आई मेरे पास, तब ऑलमोस्ट 1 ही मंथ होने वाला था। तो ये कितनी ज्यादा फेवलेस है ये लड़की। मैम इसमें ये भी है कि थोड़ा अगर ओबेसिटी देखेंगे, अगर एक्ने देखेंगे, ओबेसिटी देखेंगे और ये सब चीजें भी देखेंगे, और पीरियड्स के टाइम शी इज नॉट बेटर, इनफैक्ट शी इज वर्स। जब इसको पीरियड और चाहिए भी नहीं इसको, तो मैं उस केस में मर्क सॉल की तरफ ही जाता है कि लेकेसिस जनरली फील्स बेटर आफ्टर मेंसेस आल्सो मैम, तो ज्यादा मर्क की तरफ केस जाता है। नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? ये आ रही है सर, बोलिए। आ रही मैम हाँ मैम, ये मतलब शुरू से ही लड़की जो है कि ध्यान नहीं दे रही थी, तो यहाँ पे मैंने हेडलेस लिया जो है, और खाने पीने की शौकीन है तो खाई जा रही है, गवर्नमेंट जैसा लगा। और इसने बोला कि पीरियड ना ही आए तो ठीक है, झंझट लगता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि आपके कहने के बावजूद भी वो खाई जा रही है। और उसने अपनी माँ से भी कहा कि बनिए के लड़की या लड़के जो है कि खाते पीते घर के हैं।
तो डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर जैसा लगा, तो मुझे मर्क जैसी लग रही है मैम जो है। बाकी आपसे सीखेंगे। थैंक यू मैम। और उसकी डीडी अगर करनी है तो लेकेसिस से, बाकी सीखेंगे आपसे। थैंक यू मैम। लेकिसिस में गवर्नमेंट है क्या? है ना मैम, लेकेसिस में भी है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। लेकेसिस में भी है, लेकिन मैम ये मर्क ही है जो है, बाकी मतलब सीखते हैं मैम। मर्क्यूरी थैंक यू। जो आप मर्क ज्यादा लगे। चलिए ठीक है, हम थैंक यू मैम। कर लेते हैं। मेरे ख्याल मेडिसिन तो आई गई है। सो दिस इज मॉक्सॉल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। सबसे पहले तो डॉक्टर मनीषा ने करा था इसको। फिर संजय पटेल सर आपने भी किया है, उमेश सैनी सर ने भी किया है, और फिर श्वेता मैम का भी था, सबका था। और यस, दिस इज मॉक्सॉल। तो मैंने तो कभी मॉक्सॉल को माइंड टेक्निक से एक ही और केस पहले से किया हुआ था, लेकिन मैंने कभी नहीं किया मॉक्सॉल का कोई और केस। तो जब मैं उसको दे रही थी तो मुझे बेलाडोना में भी डाउट हो रहा था, लेकिन मैंने बस 3 ही रूब्रिक्स इसके लिए थे, फ्रिवलस, गवर्नमेंट और किल डिजायर, क्योंकि इसने बोला कि मेरी बस ब्लीडिंग, सबसे पहले इसका यही सेंटेंस था, मेरी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, आते ही बोला था इसने। तो मैंने किल डिजायर को भी नहीं छोड़ सकती थी मैं, और फ्रिवलस तो ये सबको नजर आ ही रही है, भर भर के फ्रिवलस है, और गवर्नमेंट वो तो इतनी ज्यादा। तो मेरे 3 ये रूब्रिक्स पे ही मेरी जो थी वो मॉक्सॉल आ गई थी। मेरे इसमें लैपटॉप में गवर्नमेंट में लेकेसिस नहीं है, पता नहीं सिंथेसिस में मेरे, तो मेरे को उस टाइम पे ऐसे सोचना नहीं पड़ा। और फिर मैंने बाद में रेट्रो में सोचा था कि ये हीटलेस तो है ही पक्का, ट्रैवलिंग डिजायर भी है, और ये जो खाने पीने की शौकीन है तो गवर्नमेंट आ गया, और ये जो इसको मेकअप वगैरह का शौक है ना, इसको हम वैनिटी में ले सकते हैं, इसको सजने संवरने का शौक है, क्योंकि वैनिटी वैसे मतलब होता है जो आत्ममुग्धता, जो अपने ऊपर मुग्ध होते हैं। तो अगर हम वैनिटी केस या वैनिटी वैन ऐसे करके, उसमें श्रृंगार का ही होता है, तो मेकअप से अगर हम रिलेट करें तो भी मक्सद आ जाएगी। पर जब मैं इसको दे रही थी मक्सौल, तो मुझे डाउट हो रहा था कि मक्सौल पता नहीं इसकी ब्लीडिंग रोकेगी कि नहीं रोकेगी, बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इंडिकेटेड है तो लेट मी गिव। तो फिर मैंने इसको बोला था कि मुझे अगले दिन ही फ़ोन करके बताना। फिर इसका फ़ोन आया था कि मेरी ब्लीडिंग जो है वो 3 बार मैंने दवाई ली थी तो बंद हो गई। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सिमिलिमॉल। तो आपको अभी कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो फिर थोड़ा सा मॉक्सॉल को थोड़ा सा पढ़ लेंगे बस। वैसे तो सबको क्लियर हो ही गया। बेलाडोना में भी गवर्नमेंट नहीं है। बेलाडोना वाली जो थी वो इसका थोड़ी बैठी हुई थी, तो वो बेलाडोना वाला लुक नहीं था जब ये बैठी हुई थी, तो उतना मस्ती वाला, वैसे मस्ती वाली है ये लड़की। और बेलाडोना फ्रिवलस तो है और अपनी मम्मी के कहने पे आ भी जाएगा शायद, लेकिन ये तो अपनी मम्मी के कहने पे भी नहीं मान रही थी। ये तो कह ही रही थी कि छोड़ो, रहने दो, जरूरत ही नहीं है, नहीं आ रहे पीरियड्स तो बहुत अच्छी बात है। तो मॉक्सॉल गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम मुझे जो इसका जो क्या कहते हैं, इसने ये बोला है ना, रीज़न दिया है जो कि बनियों के तो बच्चे जो है मोटे ताजे अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये थोड़ा कोई ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा, क्योंकि मर्क थोड़ा सा जो रीजनिंग देता है वो डिफरेंट टाइप की देता है कि हाँ बनियों के तो इसलिए इतना ज़्यादा खाना है कि बनियों के बच्चे को भी मोटे ताजे अच्छे लगते हैं, ऐसे पतले दुबले नहीं अच्छे लगते। तो मुझे यहाँ थोड़ा ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी लगा इसका। मतलब आप इसको ठीक मान रहे हो कि बनी है तो उनके बच्चे मोटे हो गए? हाँ नहीं, मतलब इन द सेंस ऑफ मर्क, अगर मर्क की पर्सनैलिटी को समझे तब जाके ये लगता है कि मर्क ऐसे रीजनिंग देता है, उसकी रीजनिंग भी थोड़ी अलग ही डायरेक्शन में जाती है ना, कि इसलिए खा रही हूँ कि ऐसा दिखना चाहिए कि बनियों के बच्चे भी मोटे ताजे अच्छे लगते हैं, पतले तो अच्छे लगते नहीं है। इसको हम फ्रिवलस भी मान सकते हैं ना, कि इतनी ज्यादा लापरवाह है कि इसको फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे भी ले सकते हैं ना। हेलो मैम, गुड यस इवनिंग। मैम। हाँ जी। यानी हाँ, तो हम ये रीजन पावर इंक्रीज भी ले सकते हैं, कुछ इज गिविंग मेनी मेनी रीजंस। रीजनिंग पावर नॉर्मली कोई हाँ उसमें है। अब मुझे लगा भी नहीं मैडम, मुझे भी लगा ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आएगा, तो देन आई थॉट इट इज थोड़ा एबनॉर्मल लगा। तो रीजनिंग पावर वाले दे गिव वेरियस रीजंस टू जस्टिफाई देयर पॉइंट। तो यहाँ नॉर्मली हम इसके डोंट एक्सेप्ट दिस ना, जैसे
खाते पीते लोग घर में people who are rich, they look fat because they belong to a family where you have abundance. So that is normally not accepted by everybody. So this girl is trying to give various reasons to make us believe what she's saying is true. So इसलिए मुझे लगा reasoning power increased हो सकता है क्या? मैं भी सोचा था objective reasonable होगा क्या? Thank you. Reasoning power increased. गुड इवनिंग मैम। मुझे तो यही लगा कि ये शी इज फ्रिगलेस, तो ये सब बहाने ही बना रही है अपने, कुछ भी बोल रही है बस, बिकॉज शी इज नॉट सीरियस। तो ये कुछ भी बोल रही है अपने अपने हिसाब से, कुछ भी बोलेगी। कोई जो कंडीशन होगी, इसको जो सूट कर रही है वही बोलेगी। ये स्मार्ट लड़की। हाँ, that is it, मैम। ये जो रीजनिंग पावर वाले, they try to justify their point by giving various reasons. रीजनिंग पावर में थोड़ा सा acceptable to us. रीजनिंग पावर में हाँ मुझे ये लगता है कि जिसकी रीजनिंग पावर इंक्रीज होगी वो थोड़ा सा तो इंटेलिजेंट होगा ना। होगा, but in a way, like just like Dr. Renu said, we need to give it a second thought. वो जब कह रही है ठीक है ना, like if you are well built and all that, इसका लाइटर साइड में अगर हम देखें तो that would be accepted in it. तो मुझे लगा it could be either reasoning power or उसकी ना Merck is also in imbecile ना मैम, imbecility में भी Merck है। एक्चुअली उसने ना मेरे मुझे नहीं बोला ये सब, उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि ये ऐसे कहती है इन फ्रंट ऑफ मी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो आई थी तो मैंने उसको पूछा तुम अपने डाइट का क्या ध्यान रखते हो, कुछ खाने पीने का। तो मैंने बाहर का ऐसे कुछ बात हुई तो बोली हाँ बाहर का खा लेती हूँ। मतलब शी वॉज नॉट टेलिंग मी इन डिटेल। अगर बैलाडोना होता तो खुद ही मुझे बताता है ना, खुद ही मुझे, वो तो थोड़ी सी वाइवेशियस भी है तो मुझे खुद ही बता देता बैलाडोना लाइकेसिस, तो मुझे खुद ही बता देते हंस के कि मैं तो ऐसे खाती हूँ, मुझे तो इतना शौक है, मैं तो छोड़ ही नहीं सकती खाना बाहर का, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकती, ऐसे करके मुझे बताती ना। रादर शी जस्ट टोल्ड मी इन वन सेंटेंस हाँ मैं कभी कभी बाहर का खा लेती हूँ। अगर उसकी मम्मी ना आती तो शायद मैं इसको गवर्नमेंट को ना पकड़ पाती, क्योंकि वो तो मुझे तो उसकी मम्मी के वर्जन से पता चला कि अभी बोल कर आई थी कि हम यहाँ से जाते हुए उनको चौड़ी खाएंगे। तो इन अ वे जो IPR का जो स्टेटमेंट है दैट आल्सो हेल्प मी। और क्योंकि अब मक्सौल ने गुड रिजल्ट्स दिए तो इट मींस इट वाज इंडिकेटेड। अगर उससे ना आता तो मेरे सेकंड फिर मैं बैलाडोना ही सोचती इसके बारे में। मदर के आने से तो केस तो कंप्लीट हो गया। जो एक मिसिंग था ना 70-80% वो कंप्लीट हो गया। और मेडिसिन तो एकदम क्लियर हो गई थी। और मैम थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन में कोई कुछ लिए थे क्या आप, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन में ना कुछ ऐसा नहीं था। रादर मुझे तो लग रहा था कि ये जो बोल रही है वही ठीक होगा शायद। बहुत ज्यादा स्मार्ट भी नहीं लग रही थी, ओबेस तो थी लेकिन इतनी ज्यादा मुझे एक्टिव नहीं लग रही थी, इतनी ज्यादा जैसे जी मैम थोड़ी डल टाइप थी। शायद उसको इतने दिनों से ब्लीडिंग हो रही थी तो इसलिए वो थोड़ा डल फील कर रही हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। बट शी वाज नॉट वेरी एक्टिव। हाँ जी मैम मर्क सॉल्व के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, क्योंकि हाँ मैं मर्क सॉल्व को आज थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ थोड़ा सा। मैम पहली रेमेडी कौन सी दी थी आपने? फर्स्ट रेमेडी पहले मैंने ओपियम दी थी, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि बहुत दिन हो गए तो मुझे लगा कि एक्स्ट्रावेगेंस हो गया और ये पहले उसमें थी, इंडिफरेंस में थी, तो इसलिए मैंने उसको ओपियम दी थी। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग होंगी मैम। हाँ वो रीजन पावर इंक्रीज बहुत थ्रू आउट केस, दोनों केसेस में था। इनफैक्ट मैं भी वो रीजन पावर इंक्रीज पकड़ कर ही फॉस्फोरस की तरफ चली गई। लव फॉर चिल्ड्रन अगर वो सब सोचती थी तो मैंने गवर्नमेंट को नहीं पकड़ के बुलिमिया पकड़ा, क्योंकि ये बच्ची की खाने की शौकीन ज्यादा है ना। तो वो सोचा मैंने बुलिमिया में क्या होता है? एक्सेसिव ईटिंग है ना, एक्सेसिव ईटिंग। और नहीं मैं बता दूं बुलिमिया में क्या होता है कि इम्पल्सिव ईटिंग होती है और उसके बाद एक आप वॉमिटिंग इंड्यूस करते हो जाके, ठीक है? उसमें आप पहले ओवरईटिंग करते हो, बुलिमिया नर्वोसा हो जाएगा। वो बुलिमिया नर्वोसा हो जाएगा। नहीं
एनोरेक्सिया नर्वोसा वर्ड होता है, बुलिमिया नर्वोसा कोई वर्ड नहीं होता. Yes, anorexia nervosa. Yes. हाँ, that is anorexia nervosa. Bulimia is you do impulsive eating, you overeat and then you vomit and then you start feeling guilty. But ये लड़की सीधी सीधी गवर्नमेंट है, क्योंकि ये लड़की जो है शौकीन है, इसको बहुत पसंद है खाना. कहीं पे भी ये इसको बिल्कुल ख्याल नहीं है कि मैं मेरी हेल्थ का क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर रही, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करती है, स्कूल या कॉलेज जाती है, फिर आके घर में मस्ती करती है, टीवी देखती है या घर में थोड़ा सा हेल्प करती है, अदरवाइज वो ऐसा कुछ नहीं करती. तो बिल्कुल फ्रिवलस तो है, और ट्रैवलिंग डिजायर है बहुत, घूमने का, और हीटलेस तो है. और एक सेंस नो सेंस ऑफ डेंजर भी हम इस केस में ले सकते हैं कि इसको बिल्कुल इतनी समझ नहीं है कि मेरे को पीसीओडी है और कितना सीरियस प्रॉब्लम है. मैंने पूछा भी था कि इसको ये नहीं लगता कि गर्ल्स को तो लगता है एवरी मंथ पीरियड आने चाहिए, तो इसकी मम्मी बोली नहीं, इसको कुछ नहीं लगता. तो दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर ऑफ मॉक्सॉल व्हाट वी थिंक. हमारे दिमाग में मॉक्सॉल जो है एक एंग्री, एग्रेसिव, डिक्टेटोरियल उस तरह का है. तो ये मैंने दी तो थी मेडिसिन, बट चलिए इट वर्क. एंड मैम इस केस में ना अगर थ्रू एंड थ्रू देखेंगे तो इंडिस्क्रिशन रूब्रिक है मैम. मेन इंडिस्क्रिशन इज सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है उसको ये पता ही नहीं कि मेरे पीरियड्स नहीं आएंगे, बंद करूंगी तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मैम. तो मर्क इज नंबर 1 रेमेडी फॉर इंडिस्क्रिशन. एक्चुअली ना ये वाले जो रूब्रिक्स होते हैं ना, इंडिस्क्रिशन, और ये थोड़े से डिफरेंट डिफिकल्ट रूब्रिक है, तो हमें उसकी और पर्सनैलिटी नहीं पता ना. अभी तो जो हमारे सामने आ रहा है हम उसी को पकड़ेंगे, है ना. अभी तो हमें फ्रिवलस ही पता है. वो इंडिस्क्रिशन में तो बहुत ज्यादा समझ चाहिए कि आपको सही का पता है या गलत, सही गलत का पता है कि नहीं पता. उसके इंडिस्क्रिशन रूब्रिक में भी एक इंटेलिजेंस होना जरूरी है. फ्रिवलस जो है वो बिल्कुल ऐसा सादा सा बंदा है, उसको पता ही नहीं, समझ ही नहीं है, इतना लापरवाह है कि दवाई भी नहीं खा रही है. जब 11 इयर्स की थी तब पीरियड्स आए थे और इतना टाइम हो गया अभी तक उसको मेडिसिन नहीं खा, बीच में खाती है, आ जाते हैं पीरियड 3-4 महीने, छोड़ देती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं ले रही, और अभी भी 15 डेज 20 डेज तक ब्लीडिंग हो रही है, तब आई है. अब वो भी एलोपैथिक, वहाँ नहीं किसी को दिखाया है, इसको एक वहाँ के डॉक्टर हैं जो मेरे पेशेंट हैं, उनकी फैमिली, तो वो उन्होंने इसको भेजा, और उन्होंने भी इसको थोड़े दिन पहले बताया था, तब भी इसने आने में देर लगा थी. तो ये जो है वो मर्कसॉल के अंदर, फिर मैंने पढ़ा भी मर्कसॉल के अंदर ये फ्रिवलस जो है ये बहुत बहुत फ्रिवलस होता है मर्कसॉल. नो सेंस ऑफ डेंजर भी है. अच्छा चलो मैं अब इसके लिए ना थोड़ा सा मर्कसॉल के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ. एक्चुअली मर्कसॉल क्या है कि दिस इज वी कॉल इट ह्यूमन बैरोमीटर. जैसे क्लासिकल वे में या फिजिकल के हिसाब से भी ऑल नो दैट एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर मर्कसॉल पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट. मतलब चिली भी 3+ में और हॉट भी 3+ में. इसको सर्दी भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है. तो ज़रा सी भी सर्दी होगी तो हमें बैरोमीटर क्यों कहा गया है, जैसे पता चल जाएगा कि ज़रा सी भी सर्दी हुई, अगर इसको सर्दी लग रही है तो हाँ लगेगा हाँ मौसम बदल रहा है. तो ज़रा सी भी ठंड और ज़रा सी भी गर्मी इसको टॉलरेट नहीं होती. और हमको पता है कि ये सिफिलिटिक रेमेडी है और इसमें डिस्ट्रक्शन है. तो कहीं ना कहीं देखो ये वैसे तो पीसीओडी जो एक साइकोटिक है क्योंकि ट्यूमर्स हैं, बट डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन भी है, और ये फ्रिवलसनेस की वजह से ही शायद ये उसमें जा रही है अपने, और नो सेंस ऑफ डेंजर की वजह से ये उसमें लैंड अप कर रही है. क्योंकि अगर ये शुरू से अपने खाने पीने का और बीमारी का ध्यान रखती तो इसकी प्रॉब्लम शायद नहीं होती इतनी. तो दिस इज अ सिफिलिटिक रेमेडी, मींस डिस्ट्रक्शन है, सुपरेशन से ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं. अगर हम कोई एक बहुत ही हिस्ट्री में भी या वैसे अगर एक हम कोई बहुत प्रोमिनेंट फिगर को रिलेट करें मर्कसॉल से, तो आपके दिमाग में कौन सी फिगर आती है? मैम सद्दाम हुसैन. सद्दाम हुसैन क्यों? सद्दाम हुसैन और मैम हिटलर मैम हिटलर. यस हिटलर, यस. क्यों? उसका रेवोल्यूशनरी था और बहुत क्रूअल मैम. ही वाज वेरी क्रूअल विद पीपल एंड मैम उसका वो था कि बहुत जो इसको करना था और
सबको परेशान करके रख देना, टॉर्चर करना और ये सब सब में तो मर्क का बहुत ज्यादा ट्रेट था उसमें। यस, तो जो हमारे दिमाग में पिक्चर आती है वो हिटलर और स्टालिन की आती है। हिटलर तो हमें पता है जर्मनी का था, और स्टालिन जो था वो जॉर्जिया का था, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट था। तो ये दोनों फिगर्स हमारे दिमाग में आती हैं। दे वर सो एनार्किस्ट। एनार्किस्ट होता है जो कहता है कि बस जो मैं ऑर्डर करूँगा उसी ऑर्डर को सारी पब्लिक जो है सारा वो ही फॉलो किया जाएगा पूरा। तो एनार्किस्ट रिवॉल्यूशनरी जो है वो रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? क्रांति लाना है ना, तो रिवॉल्यूशन इज फॉर गुड। तो मेन एनार्किस्ट ही हम इसको बोलेंगे। तो क्या है ये? एनार्किस्ट है, डिक्टेटोरियल है, और एंड देन ये इसके अंदर क्या होता है, इसको टॉलरेट नहीं होता कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन। जो भी इसके खिलाफ बात जाएगी वो उसको क्या करेगी, इसको ही विल फील एंग्री, और फिर इसके अंदर क्या आ जाता है, इम्पल्स आ जाती है टू किल डिजायर इम्पल्स आती है टू किल फॉर टू दोज पीपल हु कॉन्ट्राडिक्ट। तो जो एनार्किस्ट होते हैं, डिक्टेटोरियल होते हैं, उनको बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्शन टॉलरेट नहीं होती। तो इवन टू दिस एक्सटेंट कि ये इनको अपने लव्ड वंस के लिए भी ये वाली फीलिंग आती है, सडन इम्पल्स टू किल द लव्ड वंस, इवन टू किल द हस्बैंड व्हिच इज मोस्ट बिलव्ड, और एवर्जन टू फैमिली मेंबर्स है। और इसके पीछे इसका रीजन क्या होता है? जो भी एनार्किस्ट और जो बड़े बड़े ऐसे हिटलर टाइप लोग होते हैं, इनको क्या होता है, इनको मेन ना इनसिक्योरिटी होती है, और ये सस्पिशियस होते हैं बहुत, क्योंकि इनको अपनी सेफ्टी को लेके और अपना जो इनका सिस्टम होता है उसको लेके इनको एक सस्पिशन होता है कि हमारे आसपास कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा, हमारी जो पोजीशन है वो सेफ है कि नहीं है। तो इस तरह की इसको फीलिंग होती है दैट ही कैन नॉट ट्रस्ट पीपल। तो इसलिए इसको एक रूब्रिक है, डिल्यूजन एनिमी, एवरीवन इज एनिमी। इसको एक ये डिल्यूजन होता है कि मुझे सबसे खतरा है, और फिर ये पेशेंट आके हमें कैसे बोलेगा कि मुझे सबसे खतरा है, मेरे सब एनिमीज हैं, ऐसे नहीं बोलेगा। पेशेंट का वर्जन क्या होगा कि मुझे ऐसे लगता है मेरे से सब नफरत करते हैं, मुझे मेरा बुरा चाहते हैं, उनको लगता है मैं मर जाऊं। तो यहाँ पर उसको एक ये वाली अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे लग रहा है मेरे दुश्मन ही। और फिर जब ऐसा उसको लगता है तो वो फिर मलेशियस इंसल्टिंग में हायोसाइनस के साथ ये रेमेडी आके मलेशियस होता है, जो किसी को इंसल्ट करता है, किसी को उसकी रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ही इज मलेशियस इंसल्टिंग। तो इसको सबसे थ्रेट फील होता है, इसको एनार्किस्ट है क्योंकि। तो इसको क्या लगता है, डिल्यूजन अबाउट टू रिसीव इंजरी, की कोई ना कोई मुझे नुकसान करेगा, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, अगर हम ये देखें कि ये बनता क्यों है ऐसा, एनार्किस्ट ऐसा बनता क्यों है, तो अगर हम हिटलर का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो हिटलर का जो फादर था वो बहुत ज़्यादा क्रूएल था इसके साथ, बहुत डोमिनेटिंग था, इसको बहुत मारता था। और दोनों पेरेंट्स के रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे नहीं थे, हिटलर के मदर और फादर के। और हिटलर का जो फादर था वो अपनी वाइफ को बहुत ही अब्यूज करता था। तो यहाँ से हम देखें कि एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स, इसमें मॉक्सवेल आती है। तो हिटलर यही वाली फीलिंग लेकर बड़ा हुआ। और फिर मैंने पढ़ा कि जो हिटलर था वो हिटलर के मदर को कैंसर हो गया था, और मदर को जिस डॉक्टर ने ट्रीट किया था वो ज्यूज था, और शायद इसका फादर ज्यू था। तो इसको सब ज्यूज के लिए इतनी ज़्यादा हेट हो गई थी कि इसने तभी सब ज्यूज को बोला कि अपनी आर्मी को जितने भी ज्यूज हैं सबको मारो। तभी वहाँ से हिस्ट्री कुछ ऐसी शुरू होती है। तो अगर ये बच्चा छोटा होगा तो ये वाली फीलिंग लेके बढ़ेगा, और फिर उसको लगेगा कि ये एलिमेंट्स तब आएंगे उसके अंदर, बिटवीन इफ देयर इज डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स, और बैड चाइल्डहुड होगा उसका। तो इसलिए इसमें बिल्कुल वांट ऑफ मॉरल फीलिंग्स है। और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, डिस्पोजिशन टू बिकम अ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स। और वो क्रिमिनल बन रहा है, लेकिन उसके पीछे इसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। रिमोर्स मतलब पछतावा, इसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता कि मैं
एक क्रिमिनल बन गया। तो इसलिए इसको ये पैरानॉय होता है, इसको डिल्यूजन्स आते हैं कि दैट आई एम अ क्रिमिनल, आई हैव कमिटेड अ क्राइम। और फिर एक इसके अंदर बड़ा अच्छा रूब्रिक है, डिल्यूजन टॉर्मेंट्स ऑफ हेल विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन सफर्स नीड्स, कि इसको लगता है कि मैं हेल में हूँ और मेरे साथ जो इतनी ज्यादती हो रही है, मेरे साथ जो इतना जुल्म हुआ है, इतना टॉर्मेंट हुआ है मेरे साथ, वो मैंने सफ़र किया है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता। तो ये इसमें लाइसिन है, इसके साथ 2 ही रेमेडीज हैं इस रूब्रिक में। तो इसका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि इसको डिल्यूजन होता है, ट्राइज टू शूट विद अ केन। अब देखो केन क्या होता है, रॉड होती है, उससे कोई किसी को शूट कर सकता है, मार सकता है, लेकिन बिकॉज ये क्यों करता है, बिकॉज ही हैज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो इसको ये डिल्यूजन होता है कि मेरे एनिमीज हैं, मैंने कुछ क्राइम किया है, फिर उसको ये जस्टिफाई करता है, उसको डिफेंस मैकेनिज्म को ऐसे करते हैं। और फिर kill desire तो है ही, to his beloved ones और impulse। तो इसमें एक रूब्रिक है, kill desire to her beloved husband and implores him to hide his razor। वो उसको बोलती भी है कि इसको अपना जो रेजर है इसको छुपा लो, नहीं तो मुझे इसको रेजर को देख के मन कर रहा है कि मैं तुम्हें मार दूं, ठीक है। और एक मेंसेस ड्यूरिंग में भी है, हिस्टेरिकल किल डिजायर टू हिस्टेरिकल सैडनेस विद। जैसे अभी मुझे एक केस याद आ रहा है अपना, मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी एक पीछे एक लड़की को लेकर आए थे यहाँ रिमोट विलेज से, वो डिप्रेशन में थी क्योंकि उसके ब्रदर ने सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड भी उसने क्या करा था, उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़का बिल्कुल ठीक ठाक था, काम पे जा रहा था और कुछ दिनों से कुछ बड़ा ऑकवर्ड सा बिहेवियर कर रहा था अपने, उसका जैसे ऑकवर्ड बिहेवियर में होता है कि बहकी बातें करना या कुछ इस तरह की हरकतें करना। तो उन्होंने उसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया था। तो अचानक एक दिन उसने क्या किया कि वो उठा और उसने वो अपने रूम में गया और वहाँ पर उसने कोई विंडो के ग्लास में ज़ोर से उसने वहाँ पे उसको पुश करके और ग्लास का एक पीस लेके और उसने अपनी गर्दन काटी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर वो ये वाला रूब्रिक आ सकता था क्योंकि इसके अंदर सुसाइडल इम्पल्स भी है, टू किल हिमसेल्फ और हिस्टेरिकल सैडनेस, किल डिजायर हिमसेल्फ भी है और सुसाइडल इम्पल्स भी है। और एट द साइट ऑफ नाइफ एंड सडन इम्पल्स टू किल फॉर स्लाइटेस्ट ऑफेंस। अगर इसको जरा सा भी कोई चीज बुरी लगती है तो इसके अंदर मन में आता है कि मैं मार दूं, ठीक है। और एवर्जन टू फैमिली मेंबर्स जो मैंने बताया अभी, एक इसके अंदर एक है पुलिंग वंस नोज इन द स्ट्रीट। अच्छा, ये थोड़ा सा मजाक वाला रूब्रिक हो सकता है कि किसी का नोज खींच दिया, और फिर ये उस तरह की इसकी जस्टिंग होती है कि किसी को शायद बुरा भी नहीं लगेगा, मजाक में कर रहा है कि किसी का कर दिया। और ट्रैवल डिजायर, अनकंट्रोलेबल डिजायर टू ट्रैवल फार अवे, इसमें ये शायद सिंगल रूब्रिक है। और लिबर्टिनिज्म तो है ही। और एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड, अगर इसकी कोई एम्बिशन है जो किसी तरह से पूरी नहीं हो पा रही। अब ये बच्चों में किन बच्चों में काम आ सकता है, ये उन बच्चों में आएगा जो शायद अपने घर में पेरेंट्स का डिस्कॉर्ड देखते हैं और वो फिर बचपन से ही हॉटी हो जाते हैं, इस तरह के कार्टून्स देखते हैं, उनको लगता है आई एम ग्रेट, आई एम एम्परर, और वो उनके अंदर वो जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं किलिंग वाली, वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ही डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऑटिज्म के बच्चे हो सकते हैं, ये डिसलेक्सिया के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। और एंगर है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जैसे बोलते हैं, या उनके पास कुछ ऐसे शार्प चीज होती है तो गुस्से में इतने वायलेंट हो जाते हैं कि दे कैन हिट एनीबडी। और फिर इसमें स्पिट्स ऑन द फेसेस ऑफ अदर पीपल। यहाँ पर अगर इसको हम मेटाफोरिकली लेंगे तो स्पिट का क्या मतलब होता है कि थूकना किसी के ऊपर, मतलब ये इतना मेलेशियस होता है, इतना इंसल्टिंग होता है कि ये किसी के मुंह पे भी थूक देगा। थूकना मतलब उसकी इंसल्ट कर देना बुरी तरह से। इसको हम वैसे भी ले सकते हैं और मेटाफोरिकल मीनिंग भी ले सकते हैं। और स्पिट्स एंड लिक्स अप, कि अपनी थूक गई, अपने ही चाट लिया उसको, मतलब एक गलत कुछ काम किया, किसी की इंसल्ट की और फिर वापस ही ऐसा बिहेव किया कि हाँ जैसे कुछ नहीं किया।
तो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में भी है, इसीलिए ये इतना वायलेंट हो जाता है। तो सुसाइडल इम्पल्सेस में मैंने बता दिया। एक इसमें सिंगल रूब्रिक है, सुसाइड बाय स्टार्विंग। जैसे खाना पीना छोड़ देगा, भूखा रहेगा, तो वो इस तरह से इसके मन में आएगा कि मैं सुसाइड कर। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एक और जो मैं बता रही थी आपको, मैंने एक केस किया था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। इसका मर्कसॉल का केस एकदम टोटली डिफरेंट। उसमें भी ये सब नहीं था। उसमें ये था कि उसके एक लड़का आया था मेरे पास, उसने मुझे बोला मुझे बहुत दिनों से बैकएक है और अकड़ी रहती है, मैं अपना शोल्डर मेरा ब्लॉक में हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है, मैं उठा भी नहीं पाता। ही वाज अ यंग चैप, 35 इयर्स ओल्ड। फिर मैंने उससे जब पूछा तो उसने बोला कि कोविड के टाइम पे मेरी मदर बहुत बीमार हो गई थी, तो आई टुक हर टू दिल्ली, और वहाँ पर मैं उनको एक हॉस्पिटल में लेकर गया। तो फिर वहाँ वो नहीं मैनेज कर पाए, तो उन्होंने कहा कि आप इनको और बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए। तो उस टाइम मेरे पास शायद मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैं उनको लेकर नहीं जा पाया दूसरे हॉस्पिटल में। तो वो टाइम बीच में वेस्ट हो गया एंड शी पास्ड। तो उसका जो, और अब आजकल मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी है, मैं आई एम सो वेल ऑफ, हम ट्रैवल भी करते हैं, मतलब एवरीथिंग इज सो गुड। तो बोलता है कि मेरे को इस बात का बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है, मुझे पछतावा होता है कि मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाया। काश मेरे पास उस समय पैसे होते तो मैं अपनी माँ को बचा लेता। तो उस समय मुझे उसकी सारी बात सुन के मुझे बस एक ही मन में आया था, और मैंने वो देखा रूब्रिक कि मुझे पहले लगा इसकी फीलिंग क्या है। इसकी फीलिंग थी रिमोर्स की फीलिंग। तो मुझे तब पता नहीं था कि ये वाला रूब्रिक हो भी सकता है, बट व्हेन आई सॉ इट, इट वाज रिमोर्स एक्सेसिव। तो उसमें वर्कसॉल सिंगल रेमेडी थी, तो आई गेव हिम। तो नेक्स्ट टाइम वो अपनी वाइफ को भी लेकर आया था, तो उसने मुझे बोला कि वो तो बस मेरे को 1 या 2 डोज से मुझे लगा कि वो मेरा शोल्डर एकदम खुल गया। तो दैट वाज द फर्स्ट केस वेयर आई अप्लाइड। तो वो एक सिंगल रूब्रिक में ही पूरी रेमेडी पूरे उस पेशेंट की फील थी, क्योंकि उसका इमोशन वो 3 साल से इस पे अटका हुआ था कि मैंने काश मैं अपनी माँ को बचा लेता, मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं वेल ऑफ हूँ। तो मैं इतना पछताता हूँ, मेरे को दिन रात मेरे को पछतावा होता रहता है। तो रियली होम्योपैथी इज ग्रेट, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर सहगल कि उन्होंने इसको इतने ट्रेजर माइंड सिम्टम्स का जो इतना ट्रेजर उन्होंने खोज के हमें निकाल के दिया। तो आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको किसी को अपना कुछ ऐड करना हो, कुछ कंट्रीब्यूट करना हो या कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो यू आर वेलकम। मैम अभी जो आपने लास्ट में रूब्रिक बोला ना, हाँ जी, कौन सा? अभी जो लास्ट में ये रूब्रिक बताओ एक बार। अभी एक लास्ट केस बताया था तुमने वो मैम सर ये है रिमोर्स एक्सेसिव। आप उसमें जाओ रिमोर्स में, और एक्सेसिव में जाओ तो ओनली रेमेडीज है। मर्कसॉल आप देख लो, आप है ना, सिंगल रेमेडी है ना, रिमोर्स एक्सेसिव। मैम फर्स्ट केस में क्या दिया था आपने? फर्स्ट वाले केस में बेम्ब्यूसा दी थी। और वैसे मैम रिमोर्स और गिल्ट को दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन? वो गिल्ट जो है वो उसको गिल्ट नहीं है, उसमें गिल्ट में ना देखो 2-3 चीजें होती हैं। एक तो ये सिमिलर ना 3 वर्ड्स हैं। गिल्ट फीलिंग का उसमें नहीं है रेपर्टरी में। 3 आप देखो, एक तो है रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, और एक है रिपेंटेंस, और एक है रिमोर्स। ठीक है, तो रिप्रोचिंग में रिप्रोच, रिपेंटेंस और रिमोर्स 3 वर्ड्स हैं रेपर्टरी में, गिल्ट नहीं है। तो वो गिल्ट में आपको वहां भेज देते हैं, रिप्रोच में जाओ। तो रिप्रोच में ना वो अपने आप को ब्लेम करता रहता है, मेरे से गलती हो गई। उसमें जरूरी नहीं है कि उसको रिपेंटेंस और रिमोर्स हो। ठीक है, मान लो मेरे से कुछ यहाँ से कुछ गिर जाता है। मैम फर्स्ट केस के रूब्रिक्स क्या थे? रूब्रिक्स फर्स्ट केस के डॉक्टर भरत, मैं 1 मिनट ये वाला इनको क्लियर कर दूं, 1 मिनट आपको बताती हूँ।
अभी ये वाला रिपेंटेंस और रिमोर्स और रिप्रोच को मैं जरा बता रही हूँ। हाँ बताइए मैम। हाँ, तो रिप्रोच में तो ये मैंने मेरे से वाला काम गलत हो गया मुझे, या जैसे वो कहता कि मुझे मैंने ये गलती करी कि मैं उनको दिल्ली ले गया, मैं उनको ये रख लेता, बस इतना ही कहता, इसके बाद नहीं, बस ठीक है ना। अब रिपेंटेंस में क्या होता है, रिपेंटेंस में आपको एक आप उसको रिपेंटेंस में आप उसको ना अगली बार इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, ठीक है। और रिमोर्स में आपको एक दुख होता है बहुत ज्यादा। रिपेंट में आप जैसे आपने गुस्सा किया, थोड़ी देर बाद आपने उसको करेक्ट करा, जैसे कि मैं गलती तो मेरे से हो जाती है पर मैं बाद में फिर रिपेंट करती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, फिर अगली बार शायद मैं ना करूँ। और रिमोर्स में आपको एक प्रायश्चित है और एक पछतावा है, ठीक है। रिपेंटेंस में शायद प्रायश्चित होता है कि मैं अगली बार नहीं करूंगी, और इसमें बहुत ज्यादा पछतावा होता है रिमोर्स में। आप हिंदी मीनिंग देखो इसका, अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तो कोई देख ले जरा गूगल पे। एक ये रिमोर्स शायद बहुत पछतावा, और इसको बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि मैंने काश मैं ऐसे कर लेता, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी माँ को बचा लेता। एक्सेसिव दुख, रिमोर्स में दुख होगा बहुत ज्यादा, ये आप देख लो, ठीक है। हाँ भरत सर आप क्या कह रहे थे? अच्छा ये अविनाश सर आपको क्लियर हो गया? और अगर किसी को अपनी और अंडरस्टैंडिंग देनी है तो दे दो। यस यस यस, ठीक है। हाँ ये गिल्ट क्लियर हुआ मेरा। और इसमें जैसा कि पछतावा और गिल्ट में इसमें बहुत अंतर है ना? हैं? जैसा किसने क्या अपने कहा? ये क्लियर हुआ, गिल्ट में रिमोर्स रहता, रिप्रोच रहता है ना? हाँ, यस। हमें एक और चीज कभी बतानी हम ना, इसमें टॉक, जैसे ना एक मिनट, जैसे हम कभी ना इसको क्लियर करने के लिए, जैसे मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि हाँ आपको इसको लेके आपको कितना दुख है, ऐसे करके पूछती हूँ मैं, कितना दुख होता है। जैसे बच्चे को डांट दिया, अब जैसे उसका सल्फर और क्रोकस के रूब्रिक्स है, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद रिपेंटेंस, है ना। ऑल्टरनेटिंग का क्या मतलब है? गुस्सा फिर रिपेंट करना फिर गुस्सा, मतलब ऑल्टरनेट कंडीशन होती रहती है। उसमें इतना दुख नहीं है, बस बात बुरा लग रहा है कि क्यों किया, बस इतना सा, ठीक है। और रिमोर्स एक बहुत एक्सेसिव, जिसमें दुख बहुत ज्यादा ऐड हो जाएगा। हाँ भरत सर आप क्या कह रहे थे? मैम एक तो मैं बोल रहा था, एक इसमें एक चीज और है कि इसमें एक रूब्रिक है टॉक लैकोनिक। हैं? टॉक लैकोनिक, हाँ टॉक लैकोनिक है रूब्रिक, उसमें मर्क्सॉल है वन ऑफ द रेमेडीज। उसमें मैंने यूज करा हुआ है क्योंकि आईसीयू में एक पेशेंट था और उसका एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट के बाद वो आईसीयू में गया था, तो जब उससे बात करने गया था ना तो वो इंटरेस्टेड नहीं था बात करने में, ऐसे बोलता हाँ हो गया जाओ आप यहाँ से, बस इतना से जवाब दे दो और जाओ। तो टॉक लैकोनिक लिया था, और उसका जब हिस्ट्री ली थी ना मैम तो पता चला था उसने किसी को ना, एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद, एक्सीडेंट क्यों हुआ था, उसने एक्सीडेंट के होने के बाद उसने उसको इतना मारा कि उसका खून कर दिया, और उसके बाद वो खुद लैंड अप हुआ एक्सीडेंट, लेकिन उसको उसका पछतावा नहीं था, और उसका टॉक लैकोनिक लिया। तो मैम जब दोनों में लाया था तो मर्क्सवेल आया था, उसको मर्क्सवेल उससे इमीडिएटली वो बाहर आया था आईसीयू से। वेरी गुड। लैकोनिक का मैं आपको ना मीनिंग बताती हूँ ठीक से, जैसे कैसा होता है लैकोनिक में ना, आप कम बोलते हो, आपके अंदर गुस्सा है लेकिन जो भी है, लेकिन आप उसका जवाब ना बस, जैसे मान लो कोई एक हस्बैंड बैठा हुआ है, उसकी वाइफ आके उसको बोल रही है कुछ, तो वो ना अंदर से गुस्सा है लेकिन वो बोल नहीं रहा, चुप है, अपना गुस्सा जो है वो चुप होके वो दिखा रहा है कि मैं गुस्सा हूँ। लैकोनिक में बोलेगा कम, आप देखो मैंने लिखा हुआ था, ये ऐसे ही मीनिंग होता है इसका। लैकोनिक में कम बोल के चुप, अपना गुस्सा दिखाना, ये शायद ऐसा मीनिंग है। मैम मैं पूछ रहा था फर्स्ट केस के रूब्रिक्स क्या थे बम्बूसा के? बम्बूसा के थे, एक तो उसका था डिस्टर्ब डाइवर्स टू बीइंग, कि मैं बीमार होती हूँ तो मेरे काम, मतलब पढ़ाई रुक जाती है और मेरे काम नहीं हो पाते, और लाइट डिजायर, उसको अच्छा नहीं लग रहा कि वो बीमार रहना। और एक था डिल्यूजन पुअर,
उसको बुरा लग रहा था, बुरा फील हो रहा था उसको। ओके मैम। और उसके 2 फिजिकल रूब्रिक्स भी कवर हो रहे थे वेल्यूसा में, नोज ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्टरनेट साइड्स और नोज ऑब्स्ट्रक्शन वाइल लाइन डाउन, एग्रेवेशन लाइन डाउन। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ मॉक्सॉल का ऐड करना है तो कर दीजिए। इसमें ये वाला रूब्रिक भी है, says well, says when very sick, ये भी है मॉक्सॉल में। बीमार होता है बहुत। अच्छा वीपिंग वाले भी हैं इसके कुछ वीपिंग। अच्छा आप ये देखो कि ना इसके अंदर बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है किसी के लिए, सिंपैथी के कोई रूब्रिक में नहीं है ये। और वीपिंग भी ऐसा नहीं है इसके अंदर, कुछ इसको कुछ ह्यूमिलिएशन नहीं फील होती है, कुछ इंडिग्नेशन वाले में नहीं है, कुछ मॉर्टिफिकेशन में नहीं है। क्या है, रोता कब है ये मैंने इस रेपर्टरी में देखा तो ये मिडनाइट बिफोर, वीपिंग एमिलियोरेट, वीपिंग इनवॉलेंटरी, वीपिंग विद पेन्स एंड वीपिंग स्लीप ड्यूरिंग। बस वीपिंग क्या इतने ही, अपने लिए ही रो रहा है, अगर रो रहा है तो दर्द से रो रहा है या इसको रो के अच्छा लग रहा है या इनवॉलेंटरी। बट ये किसी की सिंपैथी में से या अपना इसको इंसल्ट फील हो, ऐसा कुछ भी नहीं है मॉक्सॉल। Hello, ma'am. What was the frequency and repetition in bleeding case in Moxol case? मॉक्सॉल केस में ना मैंने उसको बोला था तुम 3 बार ले लेना 15-15 मिनट्स पे, तो उसका मैसेज भी था कि मैंने 15-20 मिनट पे 3 बार ले लिया था बस। फिर मैंने उसको बोला था कि अगर कम हो तो मुझसे बंद हो जाए तो फिर रिपीट ही नहीं करनी, और अगर थोड़ा सा चले तो फिर उसका शाम को मैसेज आया था या अगले दिन मैसेज आया था कि वो मैंने 3 खा ली थी, तो फिर मेरे को ब्लीडिंग बंद हो गई थी। वो सुबह आई थी मेरे पास। मैम हाँ जी 30 पोटेंसी 30 दी थी मैंने, 30। अच्छा ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रवीण सर आप देख लीजिए। Thanks to all of you for patiently listening to me, and I hope कि because sharing is what we do at this platform, सबके पास अलग अलग अपने केसेस और एक्सपीरियंसेस हैं। होम्योपैथी सच वाइड थिंग कि एक रेमेडी भी हम एक बार में तो बता ही नहीं सकते। अभी भी मुझे लग रहा है बहुत कुछ मॉक्सॉल में रह गया होगा, और केस भी अगर हम देखें तो हर केस दूसरे केस से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट उसका एस्पेक्ट है। और आप लोगों के पास भी जो केसेस होते हैं, जो सब लोग अलग अलग केसेस देखते हैं, सबके लगता है अलग अलग फेसेट्स हैं रेमेडी के। सो रियली आई एम लर्निंग एट दिस प्लेटफॉर्म, एंड दिस वाज माय जस्ट अ सिंपल कंट्रीब्यूशन इन शेयरिंग। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। दोनों ही केसेस बहुत बढ़िया थे मैम। बेम्बूसा का तो बहुत ही बढ़िया केस था, छोटा था, लेकिन रूब्रिक एप्लीकेशन उसमें बहुत बढ़िया हुआ है मैम। बहुत आर्टिस्टिक तरीके से आपने जो भी रूब्रिक किए हैं, बहुत कमाल के रूब्रिक लेके वो आपने बेम्बूसा किया है उसमें। और सेकंड केस भी बहुत बढ़िया है मैम। तो हमारी ISS फैमिली की ओर से डीप ग्रेटिट्यूड to our respected and senior mentor Dr. Poonam Jain ma'am, Poonam Batra ma'am, sorry, आपकी शानदार VC की लिए, और बहुत ही अच्छी लर्निंग हुई दोनों रेमेडीज की। तो आपकी शानदार VC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC में। थैंक यू, गुड डे। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.